हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू सीपीसी लेक्चर नंबर 19। इससे पहले 18 लेक्चर्स में आपने सीपीसी का अभी तक मुझे लगता है कि जो बेसिक एक स्केलेटन व्यू है वो सब आप समझ चुके हैं, और एक्चुअल में एक सिविल सूट का जो सिविल जुडिशियल सिस्टम का जो प्रोसीजर होता है वो आपको समझ में आ गया। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑर्डर 1 के बारे में बात की थी कि हु कैन बी पार्टी। तो सबसे पहले एक सिविल सूट के लिए वी नीड पार्टी। दो इंडिविजुअल्स होंगे, उनके बीच में लड़ाई होगी। लड़ाई मतलब आपका फिजिकल आपकी लड़ाई की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द राइट, बिकॉज सिविल मैटर है। अब ऑर्डर 1 का ये पार्ट 2 है। अब सबसे पहले जब आप कभी भी ऑर्डर 1 पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर 1 में 3 टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। टोटल इसके अंदर रूल देखेंगे तो रूल 1 से लेकर के रूल 13 तक रूल दिए गए हैं। एंड यू मस्ट बी अवेयर अबाउट पार्टीज। हम पार्टीज पढ़ रहे हैं। अब ये पार्टीज कैसी हो सकती हैं? दिस पार्टी में बी नेसेसरी पार्टी, और दिस पार्टी में बी अ प्रॉपर पार्टी। Second thing is you must understand the misjoinder and non-joinder। ठीक है, जब आपको टर्म्स पता लग जाते हैं तो आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये डाउट पूछा गया था कि इन चीज़ों को सर एक बार दोबारा से करा दीजिए, तो हम इन चीज़ों को दोबारा से अभी कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी नेसेसरी पार्टी हम किसको कहेंगे। देखिए, नेसेसरी पार्टी मीन्स ऐसी पार्टी जिसके बिना कोई एग्जीक्यूटेबल डिक्री आप नहीं दे सकते। यानी कि जो डिक्री तो आप दे दोगे बट यू कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट डिक्री। तो इसके लिए ना एक बहुत इंपॉर्टेंट केस रहा है जहां सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिफाइन किया है। कस्तूरी के, दिस इज कस्तूरी वर्सेस लियाम्पर्टुमल, LYYAMPERTUMAL। नाम बड़ा अजीब सा है, कोई बात नहीं। AIR 2005, सुप्रीम कोर्ट 2813। ये आपने लिख लिया हो। एक केस और लिख लीजिए यहीं पे। चलिए नेक्स्ट पे हम कर लेते हैं। वी आर रीडिंग नेसेसरी पार्टी। दो केस में मैंने आपको यहाँ लिखवाए हैं जो आपको पता होने चाहिए। पहला आपको लिखवाया है कस्तूरी वर्सेस लियाम्पर्टुमल 2005 AIR सुप्रीम कोर्ट 2813। एंड द सेकंड वन इज अनिल कुमार शॉ। ये थोड़ा इजी है इसलिए मैंने दो लिखवाए हैं ताकि KR मतलब कुमार, ठीक है, शो SHAW, अनिल कुमार शो वर्सेस योर फरीदा खातून। फरीदा खातून ये भी 2005 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 2209। आपको जो केस लो याद रहे आप वो लिख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट डिफाइन द नेसेसरी पार्टी इन दिस पर्टिकुलर केस। नेसेसरी पार्टी तो आप नोट कर लीजिए, मैं आपको डिक्टेट करता हूं। The Supreme Court, it was held, inverted commas में, necessary parties are parties. Necessary parties are parties whose presence is essential and in whose absence no effective decree can be passed at all। यानी कि no effective decree can be passed। You cannot pass a effective decree। यदि इफेक्टिव डिक्री ही नहीं दे पाएंगे तो कोई फायदा है उस चीज का। They are parties who ought to have been joined within Order 1 Rule 2 Sub Rule 2। अब Order 1 Rule 10 आप सबने पढ़ा था, उसका सब रूल 2 पढ़ेंगे आज। अब कैसे पता लगेगा कि नेसेसरी पार्टी है? इज देयर एनी टेस्ट? तो वी नीड अ टेस्ट। ये टेस्ट किसके लिए है कि वी कैन चेक दैट दिस इज अ
नेसेसरी पार्टी है या नहीं है। व्हाट इज द टेस्ट? सो देयर आर टू टाइप ऑफ टेस्ट। सबसे पहला जो टेस्ट है वो क्या है आपका, देयर मस्ट बी राइट टू सम रिलीफ अगेंस्ट सच पार्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसीडिंग्स। सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे एक राइट होना चाहिए, किसके पास अधिकार हो कि वो कोई रिलीफ डिमांड करी हो किसी पार्टी से, ठीक है भाई, जिससे अगर आप नेसेसरी पार्टी हैं, मिस्टर ए आपकी पार्टी हैं और बी, ए से अगर आप कोई रिलीफ ही नहीं मांग सकते, आप अधिकार ही नहीं है रिलीफ मांगने का, तो वहां पे वो नेसेसरी पार्टी नहीं होगा। सेकंड इज नो इफेक्टिव डिक्री कैन बी पास्ड इन एब्सेंस ऑफ सच पार्टी। नाउ हाउ जज विल डिसाइड, हाउ द कोर्ट विल डिसाइड? द जज विल कीप इन द माइंड दैट इफ आई रिमूव दिस पार्टी, कैन आई पास अ इफेक्टिव डिक्री, कैन आई पास अ एग्जीक्यूटेबल डिक्री? If answer is no, then it is necessary party. So these are the two tests for this party. Next thing is your proper party. अब proper party देखिए by name itself जो कि बहुत उचित उस वाद की जो क्या है पक्षकार है। Proper party means a effective decree can be passed in its absence. इफेक्टिव डिग्री पास तो कर सकते हैं हम, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी। अगर भैया प्रॉपर पार्टी रहेगी तो दिस डिग्री विल बिकम मोर इफेक्टिव, मोर एफिशिएंटली कोर्ट कैन डिसाइड द सूट, मोर एफिशिएंटली द राइट कैन बी रिस्टोर्ड। सो दीज आर द थिंग्स। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी टर्म पे, मिसजॉइंडर। मिसजॉइंडर क्या कि एक केस में ए बी सी पार्टी है वर्सेस डी ई और एफ। अब ये जो ई है इसका कोई लेना देना नहीं है, बी है इसका भी राइट बनता ही नहीं है, तो दीज आर दी मिसजॉइंडर। जिस पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं है, गलत पार्टी वहां पे आ गई। अब बात करते हैं नॉन ज्वाइंडर की। नॉन ज्वाइंडर क्या है कि भैया यहाँ पे ना जेड का भी एक राइट बन रहा था, किसके, वाई के खिलाफ, लेकिन जेड को पार्टी ऐड ही नहीं किया गया और यहाँ वाई को ऐड नहीं किया गया। ए को जो राइट लेना था वो वाई से, ए तो पहले से पार्टी था, बट इसको जो राइट लेना था वो वाई से लेना था और वाई को ऐड ही नहीं किया गया, तो दिस इज नोन एज मिसजॉइंडर। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आपको सारी टर्म समझ में आ गई। अभी चलते हैं नेक्स्ट। कल एक स्टूडेंट ने कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है वो अच्छे से समझ में नहीं आया। अब वो कंफ्यूज्ड है आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव में और रिप्रेजेंटेटिव सूट में। देखिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या है आपका डिफाइन है 211 में। देखिए जिस एक बंदे की जगह पे कोई दूसरा बंदा केस लड़ सकता है, बट वो उसका एलआर कौन हो सकता है, ये हमने डेफिनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ा था। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव सूट है इसको आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इसको और अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए जो आपका रूल 8 है ये आपको डिफाइन करता है कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव सूट। वन पर्सन, चाहे इसका रिलेटिव हो ना हो, मे बी sue और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इन सेम इंटरेस्ट। सबसे पहला की फैक्टर क्या है कि भैया इंटरेस्ट यहाँ पे सेम होना चाहिए। साथ ही साथ भाई कोर्ट की क्या पावर रहेगी, क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति को परमिशन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है 8A में। एंड रिप्रेजेंटेटिव सूट ऑलवेज फाइल्ड बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली। आप अपने से नहीं फाइल कर सकते, कोर्ट की परमिशन आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं कि भैया ये जो बैंक है, इस बैंक ने क्या कर दिया है कि बैंक से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट इन्फ्रिंज हो गया, राइट इन्फ्रिंज हो गया है। ये सभी ना बैंक के सताए हुए लोग हैं। अब भैया क्या कर सकते हैं ऐसे में? सब लोगों को अपने काम धंधे पे जाना, सब तो कोर्ट जा नहीं पाएंगे। What they will do, they will choose one of their friend, Mr. A. ठीक है, इसका नाम रख देते हम ABC। अब वो एक से ज्यादा को भी रख सकते हैं। तो कोर्ट में एक एप्लीकेशन जाएगी इसका कि ABC एंड अदर्स, ये आपके प्लेंटिफ क्या है, ABC एंड अदर्स ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कितने अदर्स हैं? 47, 48, 49, 50, कितने भी हो सकते हैं। numerous plaintiffs or numerous defendants may be there, and when the numerous plaintiff
or numerous defendant, they have the same interest, then one or more can defend or sue on behalf of all of them, and this is known as representative suit. They will approach to the court and they will ask that we want to sue in representative suit under application under order 1 rule 8, and court will give permission that you can file. लेकिन ये जैसे ही फाइल होगा क्या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा? क्या ऑर्डर 23 में आप कैसे भी विड्रॉ कर सकते हो? रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे। तो देखो बेयर एक्ट पढ़ लेते हैं। रूल 8 क्या कहता है आपका? वेयर देयर आर न्यूमरस पर्सन्स इंक्लूड प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट्स हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट। भाई किसी एक मुकदमे में सेम इंटरेस्ट है, न्यूमरस पर्सन है, तो वहां पे क्या हो सकता है? ये इसकी प्री रिक्विजिट कंडीशंस हो गई हैं। वन और मोर ऑफ सच पर्सन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इसको हाईलाइट कर लें। भैया कोर्ट की परमिशन से ही शू कर सकते हैं, डिफेंड कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। क्लॉज बी क्या कहता है? द कोर्ट में डायरेक्ट, कोर्ट यहां डायरेक्शन दे सकता है कि कोई एक या उससे ज्यादा ऐसे व्यक्ति मे शू और बी शूड और मे डिफेंड सच सूट ऑन बिहाफ ऑफ और बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड। जितने पर्सन इंटरेस्टेड है सभी के उस पे, ठीक है। लेकिन भैया जो परमिशन तो लेनी पड़ेगी, और ये परमिशन किसके खर्चे पे जाएगी? प्लेंटिफ के एक्सपेंस के ऊपर। अब भैया परमिशन लेने पहुंचे तो कोर्ट क्या करेगा? मैं कह रहा हूं कि जी मैं मिस्टर ए अपने 75 अदर्स के साथ में केस करना चाहता हूं जेड के ऊपर, तो क्या इन 75 को नोटिस नहीं भेजेगा कोर्ट कि भैया तुम्हारे बिहाफ पे? भाई कोर्ट में 75 थोड़ी चले जाएंगे सब लोग, तो इन 75 को नोटिस आएगा कि तुम्हारे बिहाफ पे ये बंदा रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल कर रहा है। ये बंदा कुछ भी करेगा तो इन सबको नोटिस जाएगा, और किसके खर्चे पे जाएगा? प्लेंटिफ के खर्चे पे जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आता है कि एनी पर्सन ऑन हुज बिहाफ और फॉर हुज बेनिफिट अ सूट इज इंस्टीट्यूटेड डिफेंडेड अंडर सब रूल 1 मे अप्लाई टू कोर्ट। भैया उसमें कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है कि मैं भी पार्टी बनूंगा बाबा। अब आपने कहा था कि मिस्टर ए एंड 75 अदर्स, तो 75 अदर्स में कोई भी बंदा चाहे तो उसमें पार्टी बन सकता है। नो पार्ट ऑफ क्लेम, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ना स्टार मार्क कर लें और इसके आगे लिख लें रीड विद ऑर्डर 23। ठीक है, ऑर्डर 23 में एक रूल 3 आता है भैया, वहां पे बहुत क्लियरली लिखा गया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट को कोर्ट की परमिशन के बिना आप ना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, ना कोई एग्रीमेंट कर सकते हो, ना विड्रॉ कर सकते हो। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि कल हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। Where any person suing or defending in such suit does not proceed with due diligence। अब मान लीजिए A and 75 others versus SS बैंक, हम मान लें जो हमने बैंक वाला एग्जांपल लिया था। अब मिस्टर A जो है ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में फाइट कर रहा है, सू कर रहा है, मुझे ये ड्यू डिलीजेंस के साथ काम नहीं कर रहा है। भाई खर्चा तो सभी दे रहे होंगे इसको, ये काम ही नहीं कर रहा, कुछ ड्यू डिलीजेंस यूज नहीं कर रहा है, तो कोर्ट क्या कर सकता है? इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसी भी दूसरे व्यक्ति को। अब मान लो डिक्री पास हो गई है तो भैया डिक्री इन सबके ऊपर लागू होगी, A + 75 यानी 76 लोगों पे लागू होगी। क्लियर? आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव सूट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई डाउट आपको किसी को? अब रूल 9 को पढ़ते हैं एक बार, ऑर्डर 1 रूल 9। हमने अभी ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर की बात की। किसकी बात की? ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर। अब आगे की कहानी इन पे है। भाई देखो, मान लीजिए कहीं पे आपने मिस ज्वाइंडर कर दिया है या आपने नॉन ज्वाइंडर कर दिया है, तो सिर्फ इन बातों के आधार पर उस सूट को डिफीट नहीं किया जा सकता। बट the most important thing is the explanation. This rule cannot be applied for the non-joinder of
नेसेसरी पार्टी। नेसेसरी पार्टी के उस पर आप इसको नहीं लगा सकते। एक केस लिखिए यहाँ पे, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप सरोज 2005। ठीक है, नोट कर लीजिए, केस लॉ भी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये केस लॉ मैंने आपको जो बताया उसको नोट करिए। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप सरोज 2005, एंड इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड a plea as to non-joint of necessary party could not be allowed to be raised for the first time in Supreme Court। भैया आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कह रहे हो कि जी नेसेसरी पार्टी का नॉन ज्वाइंटर था, आप अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्शन के लिए भी क्या रूल 13 पढ़ा जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूं आपको, रूल 10 आपका इंपॉर्टेंट है। Suit in the name of the wrong plaintiff, court may add or strike the name of the parties। कोर्ट की पावर, डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पे। ठीक है, माइनर को अगर ऐड करना है तो भैया उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट फ्रेंड होना चाहिए वहाँ पे, उसके बिना नहीं कर सकते हैं। ये कल क्लियर कर रहे हैं, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी एक बार जरूर देख ले। ठीक है, केस लो, इस पे केस लो, चलो मैं बता देता हूँ, लिख लो। नहीं लिख लो, कोई बात नहीं, अरे ठीक है लिखो। मैंने आपको याद है अभी कस्तूरी वाला एक केस लिखवाया था, कस्तूरी वर्सेस लयाम पर्टुमल। नाम बड़ा अजीब है यार, उसको याद रखना बड़ा मुश्किल होता होगा ना, चलो कोई बात नहीं। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इट वॉज हेल्ड कॉमाज, देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, लिख लो। द क्वेश्चन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट टू इन्वोक ऑर्डर 1 रूल 10, कब इन्वोक करेगा, ऑर्डर 1 रूल 10 को कब इन्वोक करेगा, जब किसी पार्टी को क्या करना हो, प्लस करना हो, ऐड करना हो। ठीक है, जब किसी पार्टी को ऐड करना हो आप, उस केस में। ठीक है, so the question of jurisdiction of court to invoke order 1 rule 10 CPC to add a party who is not made a party in the suit by plaintiff shall not arise unless a party proposed to be added as directed and legal interest in controversy involved in the suit। भैया अब आप कह रहे हो कि मिस्टर जेड को भी पार्टी बना लो, जब तक इसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं होगा ये पार्टी नहीं बन सकता है। और फिर से जो मैंने आपको बताया वही 2 टेस्ट यहाँ फिर बोले कोर्ट ने, दो जो मैंने आपको अभी भी टेस्ट बताया था नेसेसरी पार्टी का, वो यहाँ बताया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रूल 13 जो इंपॉर्टेंट है भैया, ऑब्जेक्शन की बात करें। मैंने आपको पहले दिन कहा था सीपीसी में जो भी ऑब्जेक्शन होगा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होगा। एंड किस चीज को मानेंगे हम कि ये अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी है, किस आधार पे मानेंगे भैया, ईदर एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज अंडर ऑर्डर 14 और बिफोर दिस। ठीक है, आपके इश्यूज फ्रेम होने से पहले या इश्यूज फ्रेम होने के टाइम पे, तब उसको माना जाता है। ठीक है, आई होप आपको ऑर्डर 1 क्लियर हो गया होगा, रूल 1 से लेकर के 13 तक। इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, रूल 8 आपको पता होना चाहिए, रूल 9 पता होना चाहिए, रूल 10 पता होना चाहिए, रूल 13 ये एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। बिकॉज द ऑर्डर 1 डील्स विद द हु कैन बिकम प्लेंटिफ, प्लेंटिफ कौन बन सकता है, डिफेंडेंट कौन बन सकता है, सेपरेट ट्रायल कैसे होगा। ठीक है, आपका 3A कब इंसर्ट हुआ था, 8A कब इंसर्ट हुआ था, ये चीजें आपको इसमें थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अब ठीक है, हमारी ये 2 पार्टी जिसको हमने कहा प्लेंटिफ और दूसरी को हमने कहा डिफेंडेंट तैयार है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब आपका रोल आता है, यू आर एडवोकेट, सो योर रोल्स कम्स नाउ दैट यू नीड टू फ्रेम द सूट, यू नीड टू फ्रेम सूट। अब यह मुकदमे की तैयारी करो,
अपने आप थोड़ी चलेगा, यू हैव टू फ्रेम द सूट। और इसी के लिए ऑर्डर 2 दिया गया है। क्या दिया गया है? ऑर्डर 2 फ्रेमिंग ऑफ द सूट। अब नाउ हाउ वी विल फ्रेम द सूट, इसके लिए रूल्स दिए गए हैं, इसके लिए रूल्स दिए गए हैं। अब सबसे पहला रूल ही आपको बताता है कि व्हाट इज फ्रेम ऑफ सूट। फ्रेम ऑफ सूट क्या होगा, ये आपको रूल 1 बता रहा है। एवरी सूट सेल एज फार एज, ब्रैकेट में पढ़िए ध्यान से साथ साथ, एवरी सूट सेल एज फार एज प्रैक्टिकेबल बी फ्रेम्ड so as to afford ground for final decision upon the subjects in dispute and to prevent further litigation concerning them। मैंने आपको जब रेस जुडिकाटा बताया था, तो ये रेस जुडिकाटा में हमने पढ़ा था इट इज इंटरेस्ट ऑफ स्टेट टू एंड द लिटिगेशन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ये चीज फर्दर लिटिगेशन नहीं आना चाहिए। सो फ्रेम ऑफ सूट बीइंग एन एडवोकेट मस्ट बी डन इन सच ए वे कि भैया जो ए और बी के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है ना, ये इस डिस्प्यूट को मैं आज यहीं पे क्या कर दूंगा, दी एंड हो जाएगा अगर ये डिसाइड हो गया। इट मीन्स द रिलीफ साउट बाई ए शुड बी कंप्लीट, देयर शुड बी नो फर्दर लिटिगेशन, देयर शुड बी एंड टू दैट पर्टिकुलर सूट। ठीक है। अब दूसरी बात आती है भैया क्लेम वाली। अब मैं क्लेम करूंगा, क्लेम क्या करूंगा मैं कि मेरा राइट इन्फ्रिंज हो गया है। हाउ कोर्ट विल गिव मी रिलीफ, ईदर बाय रिस्टोरिंग माय राइट, भाई जैसे थे पैसे बना दो और मेरा जो मुकदमे में खर्चा वो दे दो अलॉन्ग विद कंपनसेशन, और फुल कंपनसेशन। मैं तो मेरी चॉकलेट खा गया तो मैं चॉकलेट ला दे, मेरी चॉकलेट के पैसे दे दो, ऐसे होता है ना। सेम चीजें आपकी यहाँ पे क्लेम के केस में होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आपके ऑर्डर 2 के बारे में बात करेंगे। ऑर्डर 2 को उसमें कंप्लीट करेंगे एंड ऑर्डर 2 एंड 3 नेक्स्ट क्लास में दोनों खत्म कर देंगे। देन वी विल स्टार्ट आवर ऑर्डर 5। 4 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलिए अब कुछ एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज रिवीजन है, टेस्ट है, कमेंट करना आपको साथ साथ, मैं आपसे पूछूंगा बस। एक्ट नंबर ऑफ सीपीसी बताइए, सीपीसी का एक्ट नंबर बताइए। 1908 की है एक्ट नंबर, बताइए 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 बताइए। आप बताएंगे तभी लिखेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है इसका डेट ऑफ इनैक्टमेंट। थर्ड क्वेश्चन है आपका डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। फोर्थ क्वेश्चन है आपका ड्राफ्टर नेम। ये चीजें आपको बतानी है। हु विल टेल। चलिए कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं। एक्ट नंबर आप बोल रहे हो, एक्ट नंबर 05 ऑफ 1908। वेरी गुड। डेट ऑफ इनैक्टमेंट, वेरी गुड। ये तो हमने बहुत रटी है यार, इसको भूलना नहीं है। 21 मार्च। सो डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है आपका? वेरी गुड, 1 जनवरी 1909। ड्राफ्टर्स नेम मिस्टर अर्ल रिचर्ड। नहीं, जॉन रोमिली जिसने लिखा गलत है, वो पुरानी सीपीसी थी यार। हम सीपीसी 1908 की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बेसिक चीजें ये पता या ध्यान रखा करो। सो गाइज, वर्क हार्ड, सी यू टुमारो, प्लीज टेक केयर।